H9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में शुरू से ही लगातार उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया, शरद पवार ने जो एक बड़ा जाल बिछाया महाराष्ट्र की सियासत में, विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए वैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच इस बात को लेकर के काफ़ी तलखी बढ़ने लगी कि दरअसल अब जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है वो किस पार्टी के नेता के पास जाएगी, और इसी बात को लेकर के शिवसेना और बीजेपी में ठन गई। दरअसल शिवसेना पार्टी ये चाहती थी कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बीजेपी हामी भर दे, लेकिन बीजेपी को यह कतई मंजूर नहीं था क्योंकि बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा थी। और यही वजह रही कि बीजेपी ने शिवसेना की उन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया। लेकिन ये बात शिवसेना को कतई पसंद नहीं आई और शिवसेना के जो तमाम नेता थे उस समय ख़ासतौर से संजय राउत ने पूरी तरीके से बीजेपी को सबक सिखाने का जो अहद है वो कर लिया। और उसके बाद इस पूरे खेल में एंट्री हुई शरद पवार की। दरअसल शरद पवार इसी मौके की तलाश में थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ उभरता है तो फिर उस क्षेत्रीय दल का साथ देते हुए महाराष्ट्र में एक नया सियासी समीकरण जो है वो बनाया जाए। और उस खेल में शरद पवार ने मोहरा बनाया उद्धव ठाकरे को। दरअसल उद्धव ठाकरे उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी चुनाव में हिस्सा लिया ही नहीं, लेकिन बाहर से राजनीति के बादशाह वो ज़रूर बने रहे। बाला साहब ठाकरे की अगर यहाँ पर बात करूँ तो बाला साहब ठाकरे लगातार जितने समय तक 1960 के बाद से लगातार सक्रिय रहे थे, उन पूरे अपने राज्य जो उनका कार्यकाल रहा था राजनीतिक का, उस पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका सियासी वजूद इतना ज़्यादा मजबूत था कि एक आवाज़ पर पूरा का पूरा मुंबई और पूरा महाराष्ट्र बंद होता नजर आता था। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तेमाल किया, भले ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जो एक राजनीतिक सूझबूझ होती है, जो अनुभव होता है राजनीति का, जब उद्धव ठाकरे ने कभी चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया तो फिर एक सरकार को संचालित करने का अनुभव उनके पास कैसे होगा। और ये बात खुद शरद पवार भी बेहतर ढंग से समझते थे। दरअसल शरद पवार ने अपने जो राज्य की राजनीति का उनके पास अनुभव था, महाराष्ट्र की सियासत का, और साथ ही केंद्र की राजनीति में उन्होंने एक लंबा समय जो बिता रखा था, और यही वजह रही कि उन तमाम अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे को नेतृत्व जो है वो सौंप दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सरकार को संचालित जो है वो शरद पवार के द्वारा ही किया जाता रहा। और इस बात को लेकर के कई बार बीजेपी ने शरद पवार पर निशाना भी साधा। दरअसल इस पूरे मामले को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप शरद पवार की उस रणनीति पर भी ध्यान दोहराइए कि शरद पवार ने अपने पार्टी के अपने ही भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी उन्होंने। दरअसल उस समय जो राजनीतिक हालात बन रहे थे, राजनीतिक जो तकाजे थे, वो यही कह रहा था कि दरअसल उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन भी नहीं करती। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी के पक्ष की। दरअसल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच जो राजनीतिक विवाद है वो काफ़ी गहरा और काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक हालात जब बनते नजर आए महाराष्ट्र में ऐसे कि कांग्रेस पार्टी को भी शिवसेना से गठबंधन करना पड़ गया, और शिवसेना को गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को शिवसेना से गठबंधन करने के लिए रजामंद करवाने वाले नेता जो थे वो शरद पवार ही थे। दरअसल शरद पवार ने वो एक तारीखी काम किया था। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ वो 125 वर्षों से भारत की राजनीति में सक्रिय है, और शिवसेना की जो विचारधारा है बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता की लालच या फिर शरद पवार का दबाव जो कहिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो आनन फानन में इस सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। और फिर जो है गठन हुआ महाविकास आघाड़ी
कि सरकार में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बैठा रखा था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के गठन के समय से ही लगातार सरकार को कमज़ोर करने के लिए अपनी रणनीति बनाने लगी थी और उनके जो सबसे ज़्यादा उनको जो भरोसा था कि कौन सा नेता इस सरकार को जो है एक तरीके से भंग कर सकता है, किस नेता में इतनी शक्ति है, या कौन नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व से अपनी पार्टी के नाराज चल रहा है, और वैसे नेता थे एकनाथ शिंदे। दरअसल एकनाथ शिंदे सरकार के गठन के समय किसी भी तरीके से उन्होंने बयानबाजी नहीं की थी और किसी को यह अंदेशा तक नहीं था कि एकनाथ शिंदे आने वाले भविष्य में इस सरकार के गठन के 2 साल बाद शिवसेना पार्टी में इतनी बड़ी टूट को जो है वो अंजाम दे पाएंगे। और नहीं किसी ने ये आभास किया था कि एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो किसी पार्टी के 40 विधायकों को अपने साथ तोड़कर ले जा सकते। और ये यकीनी बात है कि दरअसल एकनाथ शिंदे की ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बीजेपी ने उनको पीछे से बल दिया और एकनाथ शिंदे ये तमाम काम जो है वो करते चले गए। एकनाथ शिंदे पहले तो इस मामले में किसी तरीके की चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन उसके बाद मार्च 2022 में जिस तरीके से एक फिल्म का जो है एक तरीके से प्रीमियर जो है वो रखा गया मुंबई में, और उस फिल्म को जो है एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपने सर ले लिया और महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों में जाकर के उस फिल्म को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। दरअसल वो फिल्म जो बनाई गई थी वो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले आनंद दीघे के ऊपर थी, और उस फिल्म में एकनाथ शिंदे का भी एक जो चरित्र है वो पेश किया गया था और पूरी तरीके से उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि दरअसल उस फिल्म के जरिए ही महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की कहानी जो है वो लिखी गई थी, और उस कहानी को मात्र उस फिल्म के रिलीज होने के 2 महीनों बाद अंजाम दे दिया गया और महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। दरअसल एकनाथ शिंदे ने उन तमाम विधायकों से संपर्क साधना तभी शुरू कर दिया था जब इस सरकार का गठन हुआ था, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये बात कतई पता नहीं थी कि जब कोई पार्टी सरकार में शामिल होती है तो विपक्षी दल लगातार इस ताक में लगे रहते हैं कि पार्टी के जो नाराज विधायक हैं उनसे किस तरीके से संपर्क साधा जाए और इस सरकार को किस तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाए। शरद पवार भले ही इस सरकार में तमाम फैसले तो ले रहे थे, लेकिन उनको इतना समय नहीं था कि वो शिवसेना पार्टी के भी भीतरी अंतर कलह को जो वो देख पाए। और उसके बाद अब देखिए कि अब लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि दरअसल इस पूरे मामले में चुनाव आयोग में जब उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को ले गए वो, और इस मामले में जो है उन 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग जो एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई, लेकिन चुनाव आयोग जितने लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई करता रहा उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि दरअसल जो है इस मामले का फैसला किसके हित में आने वाला है और किसके विरोध में आने वाला है। और जब आज फैसला आ चुका है तो आप देखिए कि एकनाथ शिंदे गुट को भी एक नया नाम, एक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया और ठीक उसी तरीके का फैसला जो है उद्धव ठाकरे के भी हित में आया। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि राज ठाकरे जो कि कभी शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे वो भी शिवसेना में एक बार वापसी कर जाए और बीएमसी चुनाव में शिवसेना की जो बढ़त है, वो जो बादशाहत है बीते 3 दशकों से वो बरकरार रहे। दरअसल अभी बीएमसी की अगर ताज़ा सूरत हाल की बात की जाए तो 84 सीटें शिवसेना के पास है, 82 सीटें बीजेपी के पास है, 7 सीटें राज ठाकरे के पास है। तो ऐसे में राज ठाकरे अगर शामिल होते हैं शिवसेना में, अगर वो अपनी पार्टी का विलय करते हैं या पार्टी का गठबंधन करते हैं शिवसेना से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में शिवसेना को एक बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। देखते हैं आने वाले समय में राज ठाकरे का अगला कदम क्या होता है। हालांकि उद्धव ठाकरे लगातार इसी आस, इसी उम्मीद में नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।